नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं तमाम खेल खबरों के साथ आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार श्री धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। ओडिशा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आज खेले गए फाइनल में ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत में 5 मैचों की 2020 श्रृंखला के दक्षिण अफ्रीका टीम की घोषणा। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 आज से शुरू और इस्तांबुल में 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले कल। खेल खबरों की शुरुआत करते हैं हॉकी से। ओडिशा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आज खेले गए फाइनल में ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराया। पहला गोल 34वें मिनट में पूनम बारला ने किया और दूसरा गोल मैच के 59वें मिनट में कंचन बारला ने किया। इससे पहले कल सेमीफाइनल में ओडिशा ने झारखंड को 5-0 से और कर्नाटक ने हरियाणा को 2-0 से हराया था। तो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अब हो गई है ओडिशा के नाम। और धर्मेंद्र, आप इस पूरी प्रतियोगिता में आप नजर बनाए हुए थे, क्या कहेंगे इस जीत पर ओडिशा की? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि हमने हॉकी के अगर कुछ गढ़ अगर देखे हैं जो देश में है, पंजाब है और ओडिशा है। ओडिशा का संबलपुर जैसे उनको कहा भी जाता है कि वहां से कई अच्छे हॉकी खिलाड़ी निकले हैं जी। तो उड़ीसा की जीत स्वाभाविक है। लेकिन जब आप इस पूरी प्रतियोगिता पर आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि जब लीग चरण के जो मैच हो रहे थे उसमें बहुत एक तरफा मुकाबले हो रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि बाकी राज्य भी हॉकी में उतनी प्रगति कर रहे हैं जितना हरियाणा ने किया है या कर्नाटक ने किया है, ओडिशा ने किया है, झारखंड। हम कुछ खेलों को कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रख सकते हैं और हॉकी में अब भी दुर्भाग्य से कहा जा सकता है कि एक समय मध्य प्रदेश का दबदबा हुआ करता था। भोपाल का जहां ये प्रतियोगिता खेली गई थी उसका हॉकी में बहुत बड़ा दबदबा था और बड़े नामी खिलाड़ी वहां से निकले हैं। लेकिन एकदम से वहां से जो कह सकते हैं कि हॉकी का जो जिसे गढ़ कहा जाता था, वहां हॉकी एकदम से मृत प्राय हो गई है। तो ऐसे और भी राज्यों में है और ऐसे राज्यों में हॉकी को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में हॉकी को बढ़ावा देने की जरूरत है। ठीक है कि वहां हम फुटबॉल में, मुक्केबाजी में निश्चित तौर पर वो अच्छे राज्य हैं और वहां से अच्छे खिलाड़ी भी निकल रहे हैं। लेकिन वहां हॉकी जैसे खेल को अगर बढ़ावा देंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को ही फायदा होगा। बिल्कुल। तो इस तरह से ओडिशा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब जीत लिया है। और अब बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हैदराबाद के 12 मैच से 5 जीत और 7 हार के बाद 10 अंक हैं और वो तालिका में 8वें, जबकि मुंबई इतने ही मैचों में 6 अंक लेकर अंतिम स्थान पर है। आइए सुनते हैं आज के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के 65वें मुकाबले में इस समय मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने हैं। मुंबई की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है, लेकिन हैदराबाद के लिए ये मुकाबला अहम है। टीम अगर यहां जीत हासिल करती है तो उसके पास अपने आप को रेस में बनाए रखने का एक मौका रहेगा। इस सीजन में मुंबई की टीम ने औसत दर्जे का खेल दिखाया है, लेकिन टीम के पास सम्मान बचाने का मौका है। पिछले मैच में टीम ने चेन्नई के खिलाफ जीत हासिल कर उसके प्लेऑफ के सफर को खत्म
कर दिया था। अब हैदराबाद के खिलाफ भी अगर टीम जीत हासिल करती है तो वो उसकी उम्मीदों को भी झटका दे सकती है। सनराइजर्स हैदराबाद को यदि प्ले ऑफ में जगह बनाने की धुंधली उम्मीदें जीवंत रखनी है तो उसे आज अपनी लगातार 5 हार का सिलसिला तोड़ना होगा। दिलचस्प है कि सनराइजर्स ने लगातार 5 मैच जीतने के बाद लगातार 5 मैच गंवाए हैं। यदि वो अपने बाकी बचे दोनों मैच जीत जाता है तो उसके 14 अंक हो जाएंगे, लेकिन प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए उसे अन्य टीमों के मैचों में भी अनुकूल परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन अगर आज उसे हार का सामना करना पड़ता है तो वो निश्चित तौर पर प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आज का मैच किस टीम के साथ रहता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अब मैच किस टीम के नाम रहता है। और आज जिस तरह से हैदराबाद की अगर हम बात करें धर्मेंद्र, तो करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि प्लेऑफ में बने रहने के लिए उनके लिए आज का ये मैच और इनफैक्ट बाकी बचे मैचेस भी उनको जीतना ही होगा। हाँ, ये तो निश्चित तौर पर है कि हैदराबाद को अगर प्लेऑफ की जो धुंधली सी उम्मीद अतर भाई बोल रहे थे तो उसको भी अगर जीवंत रखना है तो आज का मैच ही नहीं अगला मैच भी जीतना होगा। लेकिन सिद्धार्थ, अगर मगर की डगर हमेशा बहुत कठिन होती है, क्योंकि अगर मगर ऐसे समीकरण फंसे हुए हैं प्लेऑफ के लिए। 3 टीमें लगभग पक्की, 3 टीमों का पक्का हो चुका है कि वो प्लेऑफ में खेलेंगी। 2 टीमें बहुत हद तक उसकी दौड़ में मतलब मजबूती से आगे दौड़ में खड़ी हैं, वो आरसीबी और दिल्ली। ऐसे में अगर हैदराबाद को न सिर्फ इन दोनों टीमों की हार की दुआ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के 14 अंक हैं, हैदराबाद अधिक से अधिक 14 अंक तक ही पहुंच सकता है, तो उसको इन दोनों की हार की दुआ करनी पड़ेगी। उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि केकेआर भी हार जाए। तो इतने समीकरण एक साथ किसी टीम के साथ जुड़ जाएं बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि भाग्य पूरी तरह से आपके साथ हो तभी इस तरह के समीकरण आ सकते हैं। और जहां तक हैदराबाद के खिलाड़ियों की बात है, मुझे लगता है कि केन विलियमसन पूरे टूर्नामेंट में चल नहीं पाए हैं और अच्छी शुरुआत जब मिल नहीं पाती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मध्यक्रम पे पड़ता है। मध्यक्रम में ठीक है, जब वो लगातार 5 मैच जीते थे तो ऐसा लगा था कि एडन मार्कराम और निकोलस पूरन, राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अचानक ही समीकरण बदल गए, उनका मध्यक्रम गड़बड़ा गया और टीम का ये है कि नतीजा यह है कि लगातार 5 हार झेलनी पड़ी। धर्मेंद्र, आपने केन की बात करी तो आज की सबसे बड़ी बात यही है कि केन ओपनिंग नहीं करेंगे। अभिषेक शर्मा के साथ प्रियम गर्ग आज ओपनिंग करने वाले हैं। प्रियम गर्ग को शशांक सिंह की जगह टीम में लाया गया है और बल्कि फजल हक फारूकी को मार्को यानसन की जगह टीम में जगह दी गई है। और इसी तरह से मुंबई की टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। मयंक मार्कंडेय और संजय यादव को टीम में मौका दिया गया है। और अगर देखें तो ऋतिक शौकीन और कुमार कार्तिकेय को आज के मुकाबले में जगह नहीं मिली है, तो थोड़ा सा टीम में परिवर्तन है। और केन अब जबकि ओपनिंग अगर नहीं करेंगे तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने शायद इस बार पहले भी बात हुई थी कि केन विलियमसन को पहले ही ये शुरू में ये फैसला ले लेना चाहिए था कि वो नंबर 3 पर आए और जब पारी संवारने की बात हो तो पारी संवारने का काम करें। ठीक है, आज प्रियम गर्ग ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी के रूप में एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो लप्पेबाजी करने में माहिर हैं, लंबे शॉट खेल लेते हैं, ऊंचे शॉट खेल लेते हैं। और जब पावर प्ले का टाइम होता है, 6 ओवर जो होते हैं, उसमें जबकि क्षेत्र रक्षण की पाबंदी होती है, बाहर 2 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे में इस तरह के बल्लेबाज को अधिक मौके मिलने चाहिए, जो कि राहुल को नहीं मिले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम प्रबंधन को इसको पहले सोचना चाहिए था, लेकिन ठीक है, क्योंकि अब जबकि टीम आखिरी पड़ाव पर है और लगभग बाहर होने की कगार पर है, तब उन्होंने सही फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं इसका असर अब ये कह सकते हैं कि टीम प्रबंधन अगली बार के लिए कुछ न कुछ तैयारियां, रणनीति अभी से तैयार करने पर लगा हुआ है। बिल्कुल, और अब देखना ये दिलचस्प होगा क्योंकि इस समय अब से कुछ ही देर के बाद मैच शुरू होने वाला है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 7:29 और पूरे 30 सेकंड हो चुके हैं। तो अब से 30 सेकंड के बाद ये मैच और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।
और बात करते हैं डेफलिम्पिक्स में। इसमें पहली बार भारत ने, अगर हम देखें तो, एक शानदार प्रदर्शन किया है और 16 पदकों के साथ जो है शीर्ष 10 में भारत जगह बनाने में सफल रहा है। और एक, अगर हम देखें तो, इतना शानदार प्रदर्शन जिस तरह से इंडियन डेफलिम्पिक्स टीम ने किया है, और अगर देखें तो 5 मेडल इसके पहले 2017 में हमने जीते थे, और 2021 जो डेफलिम्पिक्स हैं जो कि अब हुए हैं, इसमें हम 16 मेडल्स जीत कर आए हैं, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस रही है अब तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने जो है इस डेफलिम्पिक्स में इतने असाधारण प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम की प्रशंसा की है उन्होंने। और उन्होंने ये लिखा है कि आई विल बी होस्टिंग द इंटायर कंटिजेंट एट माई रेसिडेंस ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 21st। तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। 21 की तारीख की सुबह प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर खिलाड़ियों के साथ मुलाकात का एक रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं जब देश का प्रधानमंत्री आप कहीं पे अच्छा काम करके आते हैं तो आपको अपने घर चाय पर आमंत्रित करता है? देखिए सिद्धार्थ, जब आप बात कर रहे थे कि हमने 2017 में इतने पदक जीते, या इससे पहले हमारी मतलब अमूमन ओलंपिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी इस तरह की बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें कई खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। हम ओलंपिक में अच्छा खेल रहे हैं, हम दूसरे इस तरह की प्रतियोगिता में अच्छे खेल रहे हैं, इसमें डेफ ओलंपिक भी शामिल है। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि आपकी सरकार, आपके जो सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं, वो किस तरह से आपके साथ व्यवहार करते हैं। अगर एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को उनके सम्मान में भोज के लिए बुलाते हैं या चाय पर बुलाते हैं, तो खिलाड़ी स्वाभाविक है कि इससे उनका उत्साह जागता है, वो अगली बार और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। और इससे वो खिलाड़ी भी प्रेरित होते हैं जो कि अभी ग्रास रूट पर हैं। उनको लगता है कि एक दिन वह भी ऐसा कर सकते हैं और उनको भी यह इस तरह का सम्मान मिलेगा। तो ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों पर इसका असर नहीं पड़ता है, इसका ओवरऑल जो एक कह सकते हैं ना कि खेल संस्कृति की बात आती है, इसका पूरी खेल संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। और एक कह सकते हैं कि समृद्ध खेल संस्कृति बनाने के लिए जिस तरह से सरकार ने प्रयास किए हैं, उसका एक द्योतक है और इसके सकारात्मक परिणाम हम देख भी रहे हैं। बिल्कुल, तो इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। और जिस तरीके का माहौल इस समय देश में चल रहा है और खेलों को लेकर स्पेशली जिस तरह से खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते जा रहे हैं और एक के बाद एक मुकाम हासिल करते जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर जो भारत में जो खेल को लेकर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है। देखिए, अब कम से कम किसी को यह कहते हुए आप नहीं सुनोगे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। ये बात अब बहुत पीछे छूट चुकी है। अब खिलाड़ियों को नवाब बनाने के दिन है और वही चीज अब देखने को, क्योंकि हर खेल में, हर महासंघ में को प्रेरित किया जा रहा है, हर महासंघ को सुविधाएं दी जा रही हैं और खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। ये एक समय हम बोलते थे कि वैज्ञानिक तरीके के जो सुविधाएं होती हैं, जो उत्कृष्ट सुविधाएं होती हैं, हमारे खिलाड़ियों को नहीं मिलती हैं। अब हमारे खिलाड़ी इस तरह की शिकायत करते भी नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत में 5 मैचों की 2020 श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम की घोषणा की गई है। टीम का नेतृत्व टिम्बा बावुमा करेंगे। ये टीम 2021 के अंत में आईसीसी 2020 विश्व कप के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेगी, जब वे भारतीय टीम से 9 से 19 जून तक मुकाबला करेंगे। तो अब जो नई टीम है वो हमारे सामने है और एक खास बात यह है कि इस टीम में 21 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को पहली बार मौका दिया गया है। और अन्य खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्जे की वापसी हुई है, जो दिसंबर 2021 से चोट से उबर रहे हैं, और बल्लेबाज रिजा हेंड्रिक्स और हेनरी क्लासन को भी टीम में शामिल किया गया है। देखिए, इस टीम को अगर आप गौर करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अधिकतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी आईपीएल में खेल रहे हैं। तो जहां तक भारत का ये है कि भारत को मेजबानी का फायदा मिलने वाला है या परिस्थितियों का फायदा मिलने वाला है, तो मुझे लगता है वो कुछ हद तक कम हो गया है। ठीक है कि दर्शक आपके साथ होंगे, दर्शकों का समर्थन आपके साथ होगा, लेकिन पिच
आपको ज्यादा मदद पहुंचाएगी, इसकी संभावना कम है। जहां तक आपने स्टफ्स की बात की थी, स्टफ्स ने पिछली बार जो उनका T20 चैलेंज है दक्षिण अफ्रीका का, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लगभग उन्होंने 183 इसके स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे और अभी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं, तो लगातार अच्छा प्रदर्शन को उनको कहीं ना कहीं इनाम मिलना भी चाहिए था। जी, और इस पूरे कार्यक्रम पर नजर डालें तो 9 जून को दिल्ली में पहला 2020 मैच होगा, दूसरा 12 जून को कटक में, तीसरा 14 जून को विशाखापत्तनम में, 17 जून को राजकोट में चौथा 2020 मैच खेला जाएगा और अंतिम मैच बेंगलुरु में 19 जून को यानी 5वां 2020 मैच खेला जाएगा। बात करते हैं मुक्केबाजी की। इस्तांबुल में 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कल सेमीफाइनल मैच होंगे, जबकि फाइनल मुकाबले बृहस्पतिवार और शुक्रवार को खेले जाएंगे। आज फिलहाल रेस्ट डे है और जिस तरह का प्रदर्शन निकहत, जरीन, मनीषा और परवीन ने सेमीफाइनल के लिए जगह तो अपनी बनाई ही है, साथ में देश के लिए 3 पदक भी पक्का किया है। क्या कहेंगे धर्मेंद्र? देखिए, निकहत पर बहुत पहले से ही सभी की नजर थी, क्योंकि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको उस तरह के कुछ मौके नहीं भी मिले, और जब मौके मिले तो वो कुछ कई अवसरों पर उसका लाभ भी नहीं उठा पाई। तो यहां पर उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि वो एक बेहतर प्रदर्शन करके आगे के लिए अपना दावा मजबूत करें। बैंकॉक में आज से शुरू हो रहे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 साल के अंतराल के बाद ये सुपर सीरीज 500 प्रतियोगिता फिर से शुरू हो रही है। आज क्वालिफाइंग और पहले दौर के मैच होंगे, इसके बाद दूसरे दौर के मैच, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। फाइनल मैच 22 मई को होगा। इस टूर्नामेंट में सिंगल्स मुकाबलों में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय सहित 13 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कैसी आपको संभावना दिख रही है, जबकि हम थॉमस कप जो है अभी भी जीते हैं? बैडमिंटन में पावर हाउस बनने वाले हैं हम। जी बिल्कुल, बस ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ठीक है, ये इस टूर्नामेंट के लिए अच्छी खबर ये है कि मालविका और अस्मिता चालिया ने मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि बड़ी बात है, क्योंकि भारत में अब अगर आप देखेंगे तो पुरुष बैडमिंटन जो है उसमें हमारी बेंच स्ट्रेंथ ठीक अच्छी है। उसमें ये कह सकते हैं कि अगले 3-4 साल में हम बहुत अच्छा दबदबा बनाए रख सकते हैं। लेकिन महिलाओं में हमारे पास अगर देखा जाए तो साइना और सिंधु जैसी कोई खिलाड़ी उभर कर नहीं आ रही। ऐसे में मालविका और अस्मिता पर काफी नजरें हैं और उनसे उम्मीद भी ज्यादा की जा रही है। और तो उम्मीद है कि थाईलैंड ओपन में हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जर्मनी के सुही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 10 हो गई है। भारत की सिद्धकौर सांबरा ने कल प्रतियोगिता की महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का खिताब जीता। सिद्धकौर ने फाइनल में नॉर्वे की जोली जोहानसन को 17-9 से हराया। भारत की आशी चौकसी ने कांस्य पदक जीता। हांगजो एशियाई पैरा गेम्स 2022 की आयोजन समिति और एशियाई पैरालंपिक समिति ने आज 9 से 15 अक्टूबर के बीच होने वाले एशियाई पैरा गेम्स 2022 को स्थगित करने की घोषणा की है। गेम्स पर कोविड-19 महामारी के निरंतर प्रभाव के कारण हांगजो एशियाई गेम्स को स्थगित करने के लिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और HAGOC खेल आयोजन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के बाद ये घोषणा की गई। नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। तो अगर हम देखें धर्मेंद्र, तो लगातार जो है चीन में जो भी गेम्स हो रहे हैं वो लगातार स्थगित हो रहे हैं, कुछ कैंसिल भी हो गए हैं और नई तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। तो क्या कहेंगे आप इस तरह का किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि बार-बार टूर्नामेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एशियाई खेलों के लिए अपनी तैयारियां करते हैं और उनकी तैयारियों पर असर पड़ता है, क्योंकि अमूमन हमने जैसे कोविड के कारण देखा कि ओलंपिक या दूसरे खेल एक साल के लिए टाल दिए गए थे, तो आपको 1 साल अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ती है। ये उन खिलाड़ियों के लिए ठीक है कि जो पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जिनकी तैयारी सिर्फ एशियाई खेलों के लिए हो रही है वो जरूर प्रभावित होंगे। और हांगजो जो जहां यहाँ एशियाई खेल होने थे या दूसरे खेलों का आयोजन होता है, तो संघाई के काफी करीब है और संघाई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, संघाई की स्थिति अच्छी नहीं है। तो स्वाभाविक था कि ऐसे में आयोजकों को ये फैसला मतलब इसकी उम्मीद की जा रही थी। बिल्कुल, तो ये है कि अब फिलहाल जो है, जो कि
चीन में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्थिति अभी भी नियंत्रण में है और काफी सारे गेम्स हो रहे हैं, तो खिलाड़ियों के लिए कुछ तो है जहां पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। धर्मेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हार्दिक आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।